ओके सो आज हमें एटम्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट? सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट दे गिव देयर ओपिनियन। लाइक हमें पता है डाल्टन्स का अपना ही ओपिनियन था, जिसको हम सोलर सिस्टम वाला मॉडल था, राइट? मिलता जुलता मॉडल ही था सबका। सबसे अलग मॉडल मैं मानता हूँ थॉमसन, वो तरबूजे वाले मॉडल, प्लम पॉटिंग मॉडल, राइट? तरबूजा वाला मॉडल। तरबूजा वाला मॉडल में क्या होता है कि दैट रेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द सीड्स रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज, एंड वहाँ पे इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ये माना गया था। बट थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन समथिंग कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाई द थ्योरी डिस्कार्डेड। उसके बाद एक कॉन्क्रीट थ्योरी आया, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, जिसको हम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बनाया। रदरफोर्ड ने सर्टेन पोस्टुलेट्स दिया, जिसको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसमें हम सभी को पता है, क्योंकि लोअर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समथिंग कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? वो गोल्ड फॉइल वाला, एक गोल्ड फॉइल यूज किया था। मैं थोड़ा सा तुम लोग को रिकलेक्ट करवा देता हूँ, है ना? एक अल्फा है, क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल यूज करता है, और गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है 10⁻⁻⁶ मीटर का यूज किया। लेटर ऑन इसको गीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसमें जो गोल्ड फॉइल था वो और पतला कर दिया गया, 10⁻⁷ मीटर का थिकनेस यूज किया गया। उसके बाद डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीन का सेटअप किया गया, जो जिंक सल्फाइड से स्क्रीन बना था। इतना ही नहीं, अल्फा पार्टिकल वर यूज। अल्फा पार्टिकल क्या है? डबली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, जिसको हम हीलियम एटम भी बोलते हैं, हीलियम आयन भी बोलते हैं, राइट? जो हीलियम एटम होता है, उस हीलियम एटम से यदि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो बच जाएगा 2 प्रोटॉन, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो सिंस अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एंड न्यूक्लियस क्या है किसी को पता नहीं है, न्यूक्लियस हेवी है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। मैंने न्यूक्लियस के बारे में बोल दिया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि वो गोल्ड फॉइल को टारगेट किया अल्फा पार्टिकल से। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिला? ऑब्जर्वेशंस मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। तो अनडिफ्लेक्टेड गया का मतलब इतना पता चलता है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, देयर आर एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। खाली है तभी तो अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेटेड फ्रीली विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू बीटा पार्टिकल एज वेल एज गामा रेज, ठीक है? तो अल्फा का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद भी वो पेनिट्रेट कर रहा है का मतलब उस पर्टिकुलर एटम में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह, राइट? और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन मिल रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स और फर्दर कम अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्शन मिला 90 से 80 डिग्री तक, एंड वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, पकड़ लो 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल में 10 अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेसेस देयर पाथ। अब पाथ रिट्रेस करने का मतलब जो अल्फा पार्टिकल ने पाथ रिट्रेस किया, गया वापस चला आया का मतलब उस जगह में गया वापस चला आया, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसिव है, ऐसा मैसिव चीज है जो अल्फा पार्टिकल जितना भी स्पीड से जाए अल्फा पार्टिकल उसको पास होने नहीं दे रहा। तो यहाँ तो 2 चीज समझ में आता है। नंबर 1, ये जो मैसिव पार्ट है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल चार्ज है। न्यूट्रल पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब चार्ज बॉडीज। यदि ये न्यूट्रल होता तो अल्फा पार्टिकल रिट्रेस नहीं करता, वो जाके उसमें घुस जाता, एब्जॉर्ब हो जाता, रेडियो एक्टिविटी हो सकता आज के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर रेडियो एक्टिविटी होता है, राइट? उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, राइट? तो ये तो है नहीं। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको तो फिक्स हो जाना चाहिए था उस पर्टिकुलर मैसिव बॉडी में, लेकिन वो फिक्स नहीं हो पाया। नेगेटिव चार्ज में नहीं हो सकता है क्योंकि सेम रीजन होगा, न्यूट्रल हो जाता, ये भी नहीं होगा। तो एक
ऑप्शन करेक्ट है एंड द ऑप्शन इज, ये जो मैसिव बॉडी है, ये मैसिव बॉडी शुड बी द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, राइट. तो प्रोटॉन्स दे आर नॉट स्कैटर्ड इन अ एटम, दे आर कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो वो सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंसंट्रेटेड, डेंस्ड, हेवीली डेंस्ड. तो वो प्रोटॉन्स यदि हेवीली डेंस्ड हम सोचेंगे, क्योंकि देखो देखा किसी ने भी नहीं, जस्ट अ प्रेडिक्शन. यदि हम सोचे कि यहाँ पे सारे प्रोटॉन्स कंडेंस्ड, यहाँ पे दो रीजन हमें मिलेगा एक्सप्लेनेशन के. नंबर एक, रिट्रेस हुआ. क्यों रिट्रेस हुआ? क्योंकि डेंसिटी हेवी है, वो पेनिट्रेट करने दिया नहीं. एंड दूसरा रीजन ये है कि डेंसिटी हेवी होने के चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है. तो यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, राइट. तो विदाउट टचिंग ये ऐसे रिटर्न चला गया. कितना डिस्टेंस पास तक वो अल्फा पार्टिकल उस मैसिव ऑब्जेक्ट को टच किया, उसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं. एंड वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ. तो कूलम्ब्स लॉ से हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना, राइट. ये चीज़ हुआ. तो इतना ऑब्जर्वेशन के बाद ये तो कंफर्म हुआ कि एक पर्टिकुलर एटम को देखा जाए तो एटम में एंटायर पास 99% एरिया एम्प्टी है. 1% में एक ऐसा चीज पड़ा हुआ है जो बहुत मैसिव है और उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, राइट. उस मैसिव ऑब्जेक्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया कि वो न्यूक्लियस है. इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव टू पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हुआ एंड रिपल्सन के चलते वो रिट्रेस कर गया. ये एक्सप्लेन हो, राइट. यदि उस न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो एटम एज अ होल तो न्यूट्रल होना चाहिए. तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज भी तो प्रोवाइड करना चाहिए. तो रदरफोर्ड ने बोला कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, राइट. इतना तक तो एक्सप्लेन कर दिया. क्योंकि मान लो न्यूक्लियस के अंदर सिंस बोल्ट का एटॉमिक नंबर 79 है, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. तो यदि उस न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स है तो 79 इलेक्ट्रॉन्स भी जरूर प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है. तो वो 79 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? तो रदरफोर्ड ने बोला कि वो 79 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. इतना पार्ट तक तो एक्सप्लेन कर दिया. न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो गया, राइट. न्यूट्रलिटी तो सबने एक्सप्लेन किया था, डाल्टन ने भी एक्सप्लेन किया था, थॉमसन ने भी एक्सप्लेन किया था. मेन अटका था थ्योरी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने के. रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन किया बाय कंसिडरिंग कि जब भी न्यूक्लियस घूमता है ना, घूमता है तो ऑब्वियसली वो कुछ वर्क कर रहा है एंड वर्क डन जब भी होता है एनर्जी रिलीज होता है. तो वो घूमते वक्त एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट. तो अब क्वेश्चन ये है, ये तो रदरफोर्ड ने बता दिया, स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन हो गया थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली मैच भी तो करना चाहिए ना रिजल्ट्स के साथ. प्रैक्टिकली देखा गया तो रदरफोर्ड का जो ऑब्जर्वेशन था वो प्रैक्टिकली मैच नहीं हुआ. क्यों मैच नहीं हुआ? मैच इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि रदरफोर्ड ने एक जगह पे गलती की. क्या गलती किया था? वो आइडेंटिफाई किया समथिंग कॉल्ड बोर. और बोर ने क्या आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई ये किया यदि न्यूक्लियस चारों तरफ घूमता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं. जब तक तुम एनर्जी किसी को प्रोवाइड नहीं करोगे वो एनर्जी लूज कैसे करेगा? हम लोग एक बार खाना खा के सालों भर दौड़ते रह पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. खाएंगे तभी तो एनर्जी स्पेंड करेंगे, है ना. सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शुड ऑलवेज बी देयर, राइट. एनर्जी लोगे तभी तो एनर्जी दोगे, राइट. जब तक तुम एनर्जी दोगे नहीं, एनर्जी निकलने का कोई चांस बनता ही नहीं. ये बहुत सारा बहस हुआ. बहस होने के बाद में बोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, बोर्स का जो ऑब्जर्वेशन था वो सबको सही लगा. बात भी सही है, एनर्जी मैंने दिया ही नहीं तो दिया कहाँ से मैंने एनर्जी, है ना. वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. रदरफोर्ड के हिसाब से चलो भाई कंटिन्यूअसली तुम्हें एनर्जी मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, तो कहाँ से ला रहे हो एनर्जी? कौन दे रहा है उसको एनर्जी, राइट. तो
तो बोर ने ये ऑब्जर्वेशन जो किया, इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी गलत है, राइट। लेकिन इस थ्योरी को हम याद क्यों करते हैं? याद इसीलिए करते हैं क्योंकि इस थ्योरी से हमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह मिलता है। कॉन्सेप्ट्स क्या मिलता है? हमें ये पता चलता है कि एटम्स में बहुत सारे स्पेस एम्प्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस का डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है, हेवी डेंसिटी है बोलते, वो हम न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे कितना डेंसिटी है, राइट। ये डेंसिटी एक्सप्लेन करता है बोल के इस चैप्टर को हमने, मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी को मान के रखा है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, राइट। एक और चीज ये बताता है, इट गिव्स द रफ एस्टिमेशन, रफ आइडिया ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या साइज है ये बताता है, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है मैं बताता हूँ। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आता है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अभी अभी प्रूव हुआ। ये अल्फा पार्टिकल यदि इस न्यूक्लियस के पास में आएगा तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू रिटार्ड इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन है। तो यदि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रिटार्ड करना स्टार्ट करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके वो मोमेंटरली रुक जाए। कहाँ पे रुका? मैंने माना यहाँ पे रुका। एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? ये। लेकिन अल्फा पार्टिकल कहाँ तक पहुंचा? यहाँ तक पहुंचा। कितना डिस्टेंस दूर? r0 डिस्टेंस। तो r0 gives you the idea. I told you it gives us the idea about the size of nucleus. एग्जैक्ट साइज कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो मिल रहा है। इतना तो पता है कि हाँ न्यूक्लियस का साइज r0 से छोटा है, तो एक आइडिया मिल रहा है कितना साइज, राइट। इस डिस्टेंस को, r0 डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को मैंने सेंड किया, अल्फा पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक। ये काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने लगा, यहाँ पे मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, मतलब काइनेटिक क्या हो गया? जीरो। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैंने काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया यूजिंग सम डिवाइस एंड ऑल, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इसको कहीं से मिला, काइनेटिक एनर्जी गायब कहाँ पे हो गया? तो हम ये सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गायब नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया है टू पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के चलते फर्दर इट ओके, तो ये चीज आ गया, राइट। सो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसके चलते रदरफोर्ड थ्योरी को फेल माना गया। और ये वाला जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, लेकिन इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करो। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज ऑन न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑन अल्फा डिवाइडेड बाय r0। नाउ r0 इज कैलकुलेटेड। यू शुड नो दिस वैल्यू। ये पता है, ये पता है, ये पता है, r0 कैन किया, जिसका वैल्यू आएगा अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, राइट। दूसरा एक और चीज, वो ग्राफ है, क्या चीज का ग्राफ है? यदि हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग यदि प्लॉट करें, इस साइड में एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा प्लॉट कर रहा हूं, इस साइड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड प्लॉट कर रहा हूं, हमें कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ को कैसे स्टडी करोगे? देखो, बहुत ज्यादा नंबर है और डिफ्लेक्शन बहुत कम, वेरी स्मॉल एंगल, राइट। वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्वाइट लार्ज। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो मान लो यदि मैं इस पर्टिकुलर एंगल को, ये पर्टिकुलर एंगल को यदि 90 डिग्री मान लिया, तो 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स कितने? बहुत कम। इसको और फर्दर आगे ले जाओ,
और कम होते चला जाएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन तुम अज्यूम करोगे उतना ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होगा। ये ग्राफ था, उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट। एक और चीज़ हमें समझ में आता है फ्रॉम दिस थ्योरी, एंड वो है समथिंग कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, अभी अभी प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज यदि रखा है तो दैट पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर क्रिएटिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्टन रीजन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ चार्ज, राइट, जिसमें दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो यदि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। यदि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज 180 डिग्री का। यदि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल भी 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करेगा। जितना ऊपर जाओगे अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन उतना कम होते चलेगा। तो यदि मैं इस लाइन को एक रेफरेंस लाइन ले लूं, तो इस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि मैं मेजर करूं, तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, करेक्ट। यदि इस डिस्टेंस को p से डिनोट किया जाए, p यदि 0 है डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, राइट। b जितना बढ़ेगा डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो। तो b हमें क्या बता रहा है? डिफ्लेक्शन को स्टडी करवा रहा है। दैट इज व्हाई दिस b वी कॉल इट एज इम्पैक्ट, राइट। मिनिमम होगा डिफ्लेक्शन इज टाइम। Without wasting time, now we are going to start with Bohr's theory on atomic structure. तो इस Bohr's theory में, Bohr's theory क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि Bohr's theory ने एक लिमिटेशन क्रिएट किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, एंड वो लिमिटेशन मैंने सबको बता ही दिया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड थ्योरी। बोर्स थ्योरी ने जो लिमिटेशन क्रिएट किया उस लिमिटेशन को रेक्टिफाई किया, राइट। और रेक्टिफिकेशन क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी ने कुछ एजम्पशंस दिया जिसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, राइट। पोस्टुलेट्स क्या दिया? रदरफोर्ड के हिसाब से जो ऑर्बिट है जिसके अराउंड और जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है अराउंड न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट्स डायनामिक है। क्यों डायनामिक बोला गया? डायनामिक इसलिए बोला गया क्योंकि उन ऑर्बिट्स में सिंस वो घूम रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इन्हें एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए उसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया एज अ डायनामिक ऑर्बिट। लेकिन रदरफोर्ड बोर बोल रहा है कि वो डायनामिक नहीं होना चाहिए, स्टेशनरी ऑर्बिट होना चाहिए। स्टेशनरी क्यों? घूमते वक्त वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। एनर्जी रिलीज नहीं करने का मतलब द ऑर्बिट इज स्टेशनरी, राइट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्यों स्टेशनरी बोल रहे? क्योंकि घूमते वक्त जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो घूमते वक्त कभी भी एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। दैट इज व्हाई द ऑर्बिट इज स्टेशनरी ऑर्बिट, नंबर 1। एंड इट इज डिफाइंड एज वेल। ऑर्बिट डिफाइंड है, मतलब जहीं तहीं ऑर्बिट नहीं बन सकता, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही ऑर्बिट बनेगा। इस फर्स्ट पोस्टुलेट को हम बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ डिफाइंड स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड ऑब्वियसली इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन या पोस्टुलेट था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन या पोस्टुलेट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली in those orbit where angular momentum of the electron is integral multiple of h/2, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए।
कोई भी ऑर्बिट में घूम जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्या हम किसी के घर में घुस जाते हैं? नॉट पॉसिबल। किसमें घुसते हैं? इधर अपना घर में घुसते हैं या कोई रिलेटिव के घर में घुसते हैं, जिसको जानते हैं उसी के घर में घुसते हैं। बिना जान पहचान का तुम घर में घुस के आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखने लगोगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे भी बोला गया कि क्या कोई भी ऑर्बिट बना सकता है इलेक्ट्रॉन? नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट बना सकता है, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, राइट। रादर वो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल में चेंज हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। लाइक यदि फर्स्ट में एंगुलर मोमेंटम 1 है तो दूसरे में एंगुलर मोमेंटम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे होगा। एंगुलर मोमेंटम जहां पे फ्रैक्शनल है वो ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एंगुलर मोमेंटम जहां पे फ्रैक्शनल है वो ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, ये बोला गया। तो बोर्स थ्योरी में जो मैंने बताया था सेकेंड पोस्टुलेट, इस सेकेंड पोस्टुलेट को हम बोर्स का क्वांटम कंडीशन भी बोलते हैं। और क्वांटम कंडीशन से ये हमें पता चलता है कि mvr इज nh/2π। mvr इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π where h is Planck's constant and n should start with 1 2 and so n 0 का मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो तो फिर न्यूक्लियस को टच करने लगेगा। एंड नेगेटिव चार्ज यदि पॉजिटिव को टच करने का मतलब वो वहां पे रुकेगा ही नहीं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट। एंड n कैनॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला केस हो गया। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू, राइट। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल वाला जिसको हम क्वांटम कंडीशन भी बोलते हैं, क्वांटम कंडीशन, करेक्ट। और n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, n इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है, सो एक और थ्योरी ये बताया गया बोर के हिसाब से, और इसी थ्योरी से, इसी पोस्टुलेट से रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन था वो सॉल्व हुआ। और वो क्या कि मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π वैल्यू का है और यहाँ पे 2h/2π वैल्यू का है, राइट। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से घूम रहा है, जब तक तुम एनर्जी नहीं दोगे इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट को ही फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिसीव करेगा, ठीक है, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे ही वो रिलीज करेगा, वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जंप करने का कोशिश करेगा। जैसे ही रिसीव करेगा, नेक्स्ट हायर एनर्जी में जंप करने का कोशिश करेगा, राइट। अब मान लो ये वाला जो ऑर्बिट है, इसका अपना एनर्जी वैल्यू है, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी वैल्यू है। सपोज इस ऑर्बिट का एनर्जी वैल्यू, मैं जूल्स में बता रहा हूँ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर्टिकुलर लेवल का एनर्जी है मान लो 2 जूल और इस लेवल का एनर्जी है मान लो 4 जूल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितना है? 2 जूल। यदि हमने इलेक्ट्रॉन को +1 जूल प्रोवाइड किया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा? आंसर इज नो। ये उछलेगा फिर वापस चला। उछलने का मतलब वो उस लेवल में जाने का चाहेगा जहां पे वो 3 जूल एनर्जी मिले। लेकिन क्वांटम कंडीशन के अनुसार वो ऑर्बिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है जहां पे एनर्जी 3 जूल हो। क्यों? क्योंकि वहां पे mvr nh/2π फॉलो नहीं किया, मतलब वो ऑर्बिट पॉसिबल नहीं। वो जब जंप ही नहीं करेगा तो स्पेक्ट्रम रिलीज का तो बात ही नहीं आता है, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचाने के लिए हमें एक और जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब हम 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी 2 था, 2 मैंने प्रोवाइड किया, 4 जूल हो जाएगा। 4 जूल होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तो घूमेगा नहीं, चांस ही नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल को खोजेगा। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
दिया, यहाँ पे घूमने का कोशिश किया, राइट। लेकिन क्या ये परमानेंटली यहीं पे रुक जाएगा? नो। इलेक्ट्रॉन घूमने का कोशिश करेगा एंड फिर जंप बैक करेगा। तो जब ये जंप बैक करेगा तो सोचो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 2 जूल। वो जो एनर्जी रिलीज किया वो हम स्पेक्ट्रम, आइदर वो स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज में फॉल हो सकता है या इनविजिबल रेंज। इनविजिबल में फॉल हुआ हम नहीं देख पाएंगे, विजिबल में हुआ देख पाएंगे, जिसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं, विजिबल रेंज, राइट। तो ये जंप किया, एनर्जी रिलीज हुआ, राइट, एंड ऐसे स्पेक्ट्रम बनता है बोल के ये थ्योरी बताता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव किया और एनर्जी रिसीव करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा, उस पोस्टुलेट को, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। यदि इस ऑर्बिट में एनर्जी E1 है, इस ऑर्बिट में एनर्जी E2 है, देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इज h nu। ये क्वांटम वैल्यू, क्वांटा वैल्यू h nu, राइट। सो E1 माइनस E2 इज h nu। 2h nu भी हो सकता है, 3h nu भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना एनर्जी का पैकेट रिलीज या रिसीव हुआ, राइट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओके, सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एट अ रेडियस r। हम इस रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करें, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। क्या मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे? हमें पता है कोई भी चीज को सर्कल में घूमने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सिंपल यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट हमारे पास। सो ये कैलकुलेशन हमें रेडियस का वैल्यू प्रोवाइड करता है, एंड रेडियस इज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर z e स्क्वायर पाई m। सो हियर एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्टिंग n। n is a principal quantum number which is also orbit number, so we can calculate the radius of the orbit. If you put n is equal to 1, r किसका वैल्यू आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट, n is equal to 2 second orbit, n is equal to 3 third orbit, and so on. So here we can write r directly proportional to n square. That means फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू यदि r है तो सेकंड ऑर्बिट का वैल्यू 4r होगा, 9r होगा। तो ऑर्बिट क्या है? डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं, राइट। ऑर्बिट क्या है? डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो ये कांस्टेंट मिलेगा, r नॉट n स्क्वायर। r नॉट क्या है बोलो तो? ये कांस्टेंट फैक्टर्स है, कांस्टेंट्स का वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का भी पता है, h भी पता है, z e पाई टोटल वैल्यूज पता है। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने z को 1 लिया, एटॉमिक नंबर, z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, राइट। डाल देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा r नॉट का। R नॉट का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। तो ये होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं R नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। वो होगा इतना वैल्यू का। तो यदि वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया z e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन डिपेंड करता है n पे। जितना हम पास में आएंगे, दैट इज n का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, h पता है, एप्सिलॉन नॉट 2 z e स्क्वायर टोटल पता है। हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/137 c/n। दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज n इज इक्वल टू 1, velocity होगा c/137। You can just see the electrons which are revolving very close to nucleus has very high speed, right? इतना ज़्यादा स्पीड है कि वो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने आप को पार्टिकल नेचर में नहीं रख सकता है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो वेव नेचर में कन्वर्टेड रहेगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, दैट बिहेव्स लाइक अ मैटर वेव, तो सीधे वर्ड में वेव की तरह, राइट। यस, यू कैन राइट। So
सो ये पार्ट हो गया, राइट। हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम किया। ये काइनेटिक एनर्जी आया, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को सम करेंगे इतना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन इज वेरी बाउंड टू द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा बाउंड होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें दिक्कत आएगी, और जितना ही दिक्कत आएगा रिमूव करने में, उतना ही स्टेबल एटम। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी एक एटम को आयोनाइज यदि तुम इजीली कर देते हो, का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पा रहे हो। क्यों निकाल पा रहे? क्योंकि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है। तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, निकालने के लिए तुम्हें कम देना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ज्यादा एनर्जी। लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, दूसरा के पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको निकालने के लिए +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसको निकालना आसान है? इसको। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इसी एनर्जी को क्या हम बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी एनर्जी से रिलेटेड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल है, समझ रहे हैं? तो नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, नेगेटिव जितना कम होगा उतना ही कम स्टेबल होगा, सही है। अब इसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे क्या बढ़ाएंगे? वेरी सिंपल कैलकुलेशन। टोटल एनर्जी को मैंने E से डिनोट किया, और यहाँ पे -ZE²/4πε0 R का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, राइट। R का वैल्यू देखो, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन में मैंने रेडियस रिप्लेस किया, सिंप्लीफाइड, वी गॉट दिस। दिस इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। Z का वैल्यू पता है फॉर हाइड्रोजन एटम 1, E पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 4ε0h, टोटल पता है कांस्टेंट से। यदि हम इस टोटल फैक्टर को E से डिवाइड कर देंगे ना, देखो ये एनर्जी कौन सा यूनिट में है? SI, तो यूनिट क्या होगा? जूल। इसी को यदि हम E से डिवाइड कर दें, टोटल को E से डिवाइड कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये टोटल वैल्यूज जो है ना, n को छोड़ के टोटल वैल्यूज को सॉल्व करोगे, डालोगे वैल्यूज, सिंप्लीफाई करोगे, तो एनर्जी मिलेगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सप्रेशन एनर्जी का है, और ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे? इलेक्ट्रॉन यदि n = 1 ऑर्बिट में है, तो -13.6 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड। यदि n = 2 वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहोगे, तो उसका वैल्यू होगा 13.6/4, वो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको कितना प्रोवाइड करोगे? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज लीस्ट स्टेबल देन द प्रीवियस वन। तो जितना बाहर निकलोगे उतना ही स्टेबिलिटी कम होते जाएगा, उतना ही हमें इजी होगा निकालने के लिए। इसलिए याद करो, हम किस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करते हैं? किसको निकालते हैं? आउटर मोस्ट, क्योंकि आउटर मोस्ट के पास में एनर्जी कम होता है। यहाँ पे छोटा सा रेक्टिफिकेशन, ये 8 था, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, तो ये 8 होगा, एंड ये भी 8 होगा, एंड देन सिंप्लीफाइड। दिस इज एनर्जी वैल्यू, राइट। तो एक बार स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी डायग्राम से। एनर्जी डायग्राम देखो, सी, ये वो ऑर्बिट है, ये वो एनर्जी लेवल है जहां पे एनर्जी का वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये n = 1 है।
यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में इतना वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यू कैन कैलकुलेट। n इज इक्वल टू 3 में एनर्जी लेवल का जो वैल्यू होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। n इज इक्वल टू 4 में कितना आता है, 0.85 होगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू मे चेक n इज इक्वल टू 5 में -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 6 में -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पता नहीं है मेरे को, n इज इक्वल टू इंफिनिटी में 0, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना वो फ्री है, कभी भी सिस्टम छोड़ के जा सकता है, राइट। The n is goes to 4, I guess. स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ओके टले में। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 में फॉल बैक करता है, कोई भी ऑर्बिट से फॉल बैक करता है लेकिन 1 पे गिरता है, देखो देख सकते हो डायग्राम, ये जो एरो दिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिसीव किया होगा, किसी ऑर्बिट में गया होगा, बैक फॉल किया, तो ये एक स्पेक्ट्रम रिलीज किया। ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं एज लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज जो है कौन सा रीजन में फॉल करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी, जो हम नहीं देख सकते। यदि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से गिरे लेकिन 2 पे गिरा, देखो ये और ये विजिबल स्पेक्ट्रम, पाल्मर सीरीज विजिबल। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि गिरता है n इज इक्वल टू 3 में, ये हो गया पास्चन सीरीज, IR रेडिएशन, और जितने भी फर्दर बनेंगे वो सब IR में हो, मेरे पास जगह नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गिरता है, यहाँ से यहाँ पे गिरता है, यहाँ से यहाँ पे गिरता है, पास्चन ब्रैकेट सीरीज है IR रेडिएशन। फिर यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे गिरता है या यहाँ से इस पे गिरता है, दैट इज n इज इक्वल टू 5 पे गिरता है, तो वो फंड सीरीज बनाएगा जो IR रेडिएशन पे ही। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम परफेक्टली मैच हुआ हाइड्रोजन एटम्स का स्पेक्ट्रम से, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्लियर। इस डायग्राम के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल्स। कैसा टाइप का न्यूमेरिकल्स मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में करूँगा, राइट। एक और ध्यान दो, ये जो स्पेक्ट्रम रिलीज हुआ ना, किसका है, हाइड्रोजन का है। ये जो लाइन है इसको हम H अल्फा लाइन बोलते हैं। H अल्फा हाइड्रोजन का फर्स्ट स्पेक्ट्रम, n इज इक्वल टू 2 से 1। लाइमन का H बीटा, H गामा। सिमिलरली पाल्मर का H अल्फा, H बीटा, H गामा। ये मैंने इसीलिए बोला, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार पूछा हो गया है कि फॉर पाल्मर सीरीज कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर H अल्फा लाइन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि H अल्फा लाइन कौन सा है, राइट। टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल इज h न्यू। ये हमने किया था, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी जंप करता है तो इट रिलीजेस h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमने डिस्कस किया। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, वही पोस्टुलेट यहाँ पे लगाएंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ h न्यू इज इक्वल टू EI, ये यहाँ पे देखो, कैन आई राइट ENI माइनस ENF। ENI कितना होगा, माइनस जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NI स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट, जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 m बाई
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर आई कैन राइट एच न्यू एज जेड स्क्वायर कॉमन है e टू द पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन है, बचा 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। यहाँ पे मिला न्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट व्हाट आई कैन राइट इज व्हाट इज न्यू, न्यू इज c by lambda is equals to z square e to the power 4m 8 epsilon naught square h cube 1 by nf square minus 1 by ni square. So 1 by lambda is z square e to the power 4m by 8 c epsilon naught square h cube 1 by nf square minus 1 by ni square. ये जो फैक्टर दिख रहा है ये फैक्टर है कांस्टेंट फैक्टर। इस कांस्टेंट फैक्टर को हम रीडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं आर, और ये जो आता है वो एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर है, इसको रीडबर्ग्स फार्मूला भी बोलते हैं। एंड रीडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू अराउंड 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स है, राइट। इस रीडबर्ग्स फार्मूला से भी हम स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला है, लाइमन सीरीज के लिए कितना वेवलेंथ होगा वो निकालना है। तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे फाइनली उसको जंप करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1 पे, दैट इज nf का वैल्यू होगा 1, ni कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। यदि ये कंडीशन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी फॉलिंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट। यूवी रीजन में फॉल करेगा और इसको बोलेंगे हम लाइमन सीरीज। समझ में आ रहा है, राइट। तो लाइमन का वेवलेंथ आ गया। सिमिलरली एनएफ पाल्मर के लिए NF लेना पड़ेगा 2, Ni लेना पड़ेगा 3, 4 एंड सो, करेक्ट। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डू दैट। सिमिलरली पास्चन के लिए NF मस्ट बी 3, तो Ni हो जाएगा 4, 5, 6। पास्चन के बाद आता है नंबर 4 में ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए NF 4, तो Ni हो जाएगा 5, 6, 1 एंड P फंड, और मैंने लिख दिया था ऑलरेडी कौन सा रीजन में क्या फॉल करता है, तो ये हो जाएगा 6, 7। बाल्मर विजिबल रीजन, पास्चन ब्रैकेट एंड P फंड विल बी इन इंफ्रारेड रेडिएशन, और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट है, this is n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and so on। यदि कोई इलेक्ट्रॉन n is equal to 5 से फॉल करता है 1 पे, कहीं से भी फॉल करे करना है उसको 1 पे, तो ये लाइमन सीरीज होगा। यदि n इज इक्वल टू कोई भी ऑर्बिट से 2 पे फॉल करता है, ये बाल्मर सीरीज है। n इज इक्वल टू कोई भी ऑर्बिट से यदि यहाँ पे फॉल करता है तो ये क्या है, पास्चन। यहाँ से यहाँ फॉल करता है ब्रैकेट, और एक और ऑर्बिट में ले लूँ तो यहाँ से यहाँ जो फॉल करेगा वो हो जाएगा पी फंड। यहाँ पे थ्योरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट।